बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 18 रेडियो एक्टिविटी का SLO 1842 हम डिस्कस करेंगे। SLO कह रहा है एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन एंड इट्स सोर्सेज। हमें बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में बताना है कि वो क्या होती हैं और उसके सोर्सेज बताने हैं कि बैकग्राउंड रेडिएशन किन किन वजहों से या कहाँ कहाँ से हम तक आ रही हैं। अगर हम रेडिएशन को देखें तो लास्ट SLOs के अंदर, लास्ट तमाम टॉपिक्स के अंदर हम इन्हीं रेडिएशंस की बात कर रहे थे। ये वो रेडिएशंस हैं जो कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस के में से एमिट हो रही होती हैं और उस प्रोसेस को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हम कह रहे थे। उन रेडिएशंस के अंदर 3 टाइप्स की रेडिएशन थी, अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज। ये जो रेडिएशंस हैं, ज़्यादा एक्सपोजर इन रेडिएशंस का जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस पर। बैकग्राउंड रेडिएशन का मतलब है वो रेडिएशंस जो कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, उन रेडिएशंस को बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो रेडिएशंस हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज, ये हार्मफुल होती हैं, बट बैकग्राउंड रेडिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती हैं। उसकी वजह ये है कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है बैकग्राउंड रेडिएशन की हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, वो इतनी कम होती है कि वो हमें हार्म क्रिएट नहीं करती। तो लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर लेट सपोज हमारे पास जो है वो एक डिजिटल बैलेंस है फॉर मेजरिंग मास, डिजिटल बैलेंस। अगर हम इस डिजिटल बैलेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस डिजिटल बैलेंस के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का मास आ जाता है इन डिजिट्स। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को हटा दें तो वो डिजिटल बैलेंस फौरन से रीडिंग जो है वो अपनी ज़ीरो शो करेगा। इट्स मीन उसके ऊपर कोई मास मौजूद नहीं है, इसलिए वो उसका मास, इसलिए वो रीडिंग जो है वो ज़ीरो शो कर रहा है। इसी तरह से अगर हमें रेडिएशंस को मेज़र करना है तो रेडिएशन मेज़र करने के लिए डिफरेंट रेडिएशन डिटेक्टर्स मौजूद होते हैं और उन रेडिएशन डिटेक्टर्स को यूज़ करके हम रेडिएशंस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको गाइगर म्यूलर ट्यूब, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करके हम रेडिएशंस को मेज़र करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास GM ट्यूब है, यहाँ से हमने जो है वो कोई रेडियो एक्टिव सोर्स प्लेस कर दिया। जब सोर्स प्लेस किया है तो इसमें से न्यूक्लियर रेडिएशंस एमिट हो रही होंगी। GM ट्यूब जो है वो उसको डिटेक्ट करके देन काउंटर के साथ, इसके साथ एक काउंटर कनेक्टेड होता है जो कि हमें यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा होता है। तो जब हम किसी सोर्स की प्रेजेंस के अंदर GM ट्यूब की मदद से उस रेडिएशंस को डिटेक्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास काउंटर के ऊपर या डिस्प्ले के ऊपर जो है वो अमाउंट आ जाएगी न्यूक्लियर रेडिएशंस की। अच्छा, देन अगर हम ये करें कि यहाँ से सोर्स को रिमूव कर दें, जिस तरह से हमने डिजिटल बैलेंस के ऊपर से उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया तो हमारे पास रीडिंग ज़ीरो हो गई। सिमिलरली अगर हम यहाँ से GM ट्यूब डिटेक्टर के साथ पास जो हमने सोर्स प्लेस किया था, अगर हम उस सोर्स को हटा दें तो अगेन जिस तरह मास बैलेंस के साथ हुआ था, अगर हम GM ट्यूब के साथ भी इस तरह से करते हैं तो GM ट्यूब या इस डिटेक्टर के ऊपर जो रीडिंग है वो ज़ीरो शो होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज यहाँ से कोई रेडिएशन आ ही नहीं रही है, हमने सोर्स रिमूव कर दिया, तो अब काउंटर के ऊपर जो रीडिंग है वो ज़ीरो आनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। स्टिल इस GM ट्यूब का जो काउंटर है, जो डिस्प्ले है, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन को शो कर रहा होगा और वो जो अमाउंट ये इस वक्त शो कर रहा है, इन रेडिएशंस को बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं, जो कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होती हैं। अब आ जाते हैं इन सोर्सेज के ऊपर कि ये रेडिएशंस कहाँ से आती है। फॉर एग्जांपल अभी इस जगह पर मैं रेडिएशन डिटेक्टर को यूज़ करके रेडिएशंस की वैल्यूज़ मेजर करूँ, काउंट करूँ, तो मेरा जो काउंटर है या जो डिटेक्टर है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रीडिंग शो कर रहा होगा जो कि बैकग्राउंड रेडिएशन है, क्योंकि मेरी सराउंडिंग में इस वक्त कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद नहीं है, बट स्टिल वो जो रीडिंग शो हो रही है वो बैकग्राउंड रेडिएशन को शो कर रही है। तो
वो रेडिएशन जो हमारे सराउंडिंग में वो कहाँ से आ रही है उसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कॉस्मिक रेडिएशंस। जैसे कि हमें पता है जिस तरह अर्थ के ऊपर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हर जगह पे, हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सिमिलरली अर्थ के बाहर स्पेस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। उन न्यूक्लियर रिएक्शंस में बहुत सारे रेडिएशंस, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हर जगह पे, हर डायरेक्शन, हर डायमेंशंस के अंदर फैल जाते हैं। तो उन रेडिएशंस में से कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो कि अर्थ के अंदर एंटर हो जाती हैं और अर्थ के अंदर एंटर हो जाने के बाद वो हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे सराउंडिंग या हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाती है। तो कॉस्मिक का मतलब है वो रेडिएशन जो कि आउटर स्पेस से आ रही हैं, उन रेडिएशंस को कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं। तो हमारे पास एक सोर्स आ गया इन बैकग्राउंड रेडिएशन का, दैट इज कॉस्मिक रेडिएशन। नेक्स्ट पर आते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। हमारे बैकग्राउंड के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद जो डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मौजूद हैं उनमें से भी रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं और वो भी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाती है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेट सपोज इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, एंड कार्बन का जो स्टेबल एलिमेंट है, स्टेबल न्यूक्लियस है, दैट इज C612। स्टेबल दैट है C612 का, उसमें से कोई रेडिएशंस एमिट नहीं होती। बट साइमल्टेनियसली हमारे पास कार्बन का एक आइसोटोप होता है दैट इज C614, एंड C614 स्टेबल नहीं होता। स्टेबल होने के लिए ये भी अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट कार्बन का फॉर्म हुआ है तो उसके अंदर 99.99% जो एटम्स हैं वो C612 के ही होंगे, बट साथ साथ कुछ एटम्स या कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर C14 के भी मौजूद होंगे और वो C14 के जो न्यूक्लियस हैं वो अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट कर रही होंगे। इट्स मीन इसके अंदर से भी बहुत ही कम अमाउंट के अंदर रेडिएशंस एमिट हो रही हैं जो कि हमारे सराउंडिंग के अंदर शामिल होती जा रही हैं। तो एक और सोर्स हमारे पास आ गया बैकग्राउंड रेडिएशन का, दैट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और आइसोटोप्स। इसी तरह से हमारी सराउंडिंग के अंदर मौजूद जो रॉक्स हैं, सॉइल हैं और वाटर है, इन चीज़ों के अंदर भी कुछ सब्सटेंसेस या कुछ ट्रेसेस मौजूद होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के या फिर आइसोटोप्स के, जिसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं। नेक्स्ट सोर्स की तरफ अगर हम चलें तो दैट इज न्यूक्लियर लैब्स, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स एंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। तो एक और सोर्स है हमारे पास न्यूक्लियर लैब्स, वो जगह जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद होते हैं, जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर रहे होते हैं, तो उन जगहों पर भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ होता है और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वहाँ से वहाँ पर रेडिएशन एमिट कर रहा होता है। तमाम तर प्रिकॉशनरी मेजर्स के बावजूद उस एरिया से, उस जगह से कुछ पार्ट ऑफ रेडिएशंस एमिट हो जाती हैं जो कि हमारे बैकग्राउंड का, हमारी सराउंडिंग का पार्ट बन जाती है, जिसके और साथ साथ जो है वो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। कहीं अगर लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, उसमें कोई मेल फंक्शन हो जाता है या कोई और चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ जो मौजूद रेडिएशंस हैं वो सराउंडिंग के अंदर शामिल हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो जो रेडिएशंस हैं वो हमारे बैकग्राउंड का पार्ट बन जाती है। सिमिलरली एक और सोर्स लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वो जगह, वो एरिया जहाँ पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वहाँ पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं और
अगर किसी जगह पर बॉम्ब स्ट्राइक किया जाता है तो वहाँ पर भी जो है वो दूसरी डिस्ट्रक्शंस के साथ साथ रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस हैं वो भी उसके सराउंडिंग एरिया के अंदर फैल जाती हैं, जो कि हमारे बैकग्राउंड रेडिएशंस का पार्ट बन जाती हैं। तो ये जो है वो कुछ सोर्सेज थे जिसमें हमने बैकग्राउंड रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया और बैकग्राउंड रेडिएशंस के सोर्सेज एक्सप्लेन किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम जो है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड और SLOs जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।